नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और आज मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हम लोग अक्सर देखते हैं। सहकारी समितियाँ यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे बैंक जो 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के तहत बनाए गए थे, जिनका काम शहर के साथ साथ गांव के बैंकिंग प्रणाली को सुधार करना था। और जिसमें उसका बेसिक क्या था, हमारे सारे जितने भी देश है, हमारा देश इंडिया है, इस पर ज़्यादातर जनता गांव में रहती है, जिसको बैंकिंग की सुविधा देना, लोन, डिपॉजिट, ये सारे काम कराने के लिए एक नियम बनाया गया 1904 में, जिसको कहा गया सहकारी समिति अधिनियम। वो बनाया गया जिसमें कहा गया कि भाई जितने भी सहकारी बैंक होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे, रूरल बैंक होंगे, वो सब उस समिति के अंडर रजिस्टर करे जाएंगे और उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के तहत एज अ बैंक सब जगह अपना काम करेंगे। अब लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आज की डेट में इतने नंबर ऑफ लार्ज क्वांटिटी होने के बावजूद सहकारी समितियों के पास सिर्फ 5% का बिजनेस है एज पर कंपैरिजन टू बैंक। ऐसा क्या हुआ कि सहकारी समितियां इतने लार्ज नंबर होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होने के बावजूद, इतने ज़्यादा एरिया कवर करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाई या कामयाब नहीं होना चाहती थी? ऐसा क्या क्या इशू थे कि सहकारी समितियां एक बैकफुट में हमेशा रहीं और आज भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हो पाई? क्या क्या बातें रहीं, चलिए हम समझते हैं इसको एक एक पॉइंट करके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 90,000 से ज़्यादा सहकारी ऋण समितियां हैं। 90,000 से ज़्यादा 367 जिला सहकारी बैंक हैं। 367 से ज़्यादा लगभग जिला सहकारी बैंक हैं। 33 राज्य सहकारी बैंक हैं। राज्य सहकारी बैंक 33 लगभग 33 हैं। और 1579 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जो शहर में अपनी सर्विस देते हैं, गांव के साथ साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यानी इतने लार्ज नंबर होने के बावजूद ये सिर्फ पूरे इंडिया का जो बैंकिंग बिजनेस है वो सिर्फ 5% करते हैं। 5% ही से आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? सहकारी समितियां आप देखते हैं एक के बाद एक बंद होती चली गई, एक के बाद एक घोटाले हम लोगों के सामने आते चले गए। इतनी सारे पेनल्टीज RBI के द्वारा सहकारी बैंकों पर लगाई गई। वो क्यों लगाई गई, क्या क्या नियम विरुद्ध किए गए, सहकारी बैंकों का ढांचा को क्यों सुधार नहीं पाई सरकार, या क्यों लोग सुधारना नहीं चाह रहे थे? ऐसा क्या हुआ कि ये सहकारी समितियां अपने आप अंदर ही अंदर मरती चली गई? आज हम इसके पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो सबसे पहले समझते हैं सहकारी समितियों के फेलियर का सबसे बड़ा कारण थे क्या। सहकारी समिति बनाने का मोटिव बहुत अच्छा था, लोगों को बैंकिंग सुविधा देना था, लेकिन बैंकिंग सुविधा नहीं मिल पा रही थी। ऐसा क्यों हुआ? इसमें सबसे बड़ा कारण जो क्या था, सबसे बड़ा कारण था CBS। जो बैंकिंग सिस्टम में सुधार लाना चाहिए था सहकारी बैंक को, जिसे हम लोग ने फिनेकल भी बोला। इससे पहले और सिस्टम ऑनलाइन थे, यानी सारे बैंकों को आपस में मर्ज करके, अपनी ब्रांचों को मर्ज करके एक कंसोलिडेशन का जो काम हो रहा था वो सहकारी समितियां सही से नहीं कर पाई। अब बैंक फिनेकल 10 तक पे आ गए, फिनेकल 10 साइट्स बना रहे हैं जो इतनी ज़्यादा अपडेटेड है, लेकिन सहकारी समितियां उसको नहीं कर पाई। सन 2014 में मैं 2014 का आपको डेटा शेयर करता हूँ। 2014 में डिसाइड किया गया कि भाई सहकारी समितियाँ होंगी, जिसमें 913 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में CBS को लागू किया गया। सिर्फ 913 में 330 में अंडर प्रोसेस था। सन 2014 में 330 में, यानी उसके ऊपर अप्लाई अभी कर रहे थे, लेकिन वो चालू नहीं कर पाए थे। और 336 में तो ऑप्ट ही नहीं करा गया। यानी एक यूनिफॉर्मिटी जो क्रिएट करनी चाहिए थी CBS की, बैंकिंग की, उसको वो तैयार नहीं कर पाए, जिसका बहुत बड़ा कारण बना कि सहकारी समितियां जो ऑनलाइन जितनी प्रोग्रेस उसकी होनी चाहिए थी वो
नहीं हो पाई। सबसे पहला पॉइंट मैंने CBS, यानी अगर आपको किसी से मुकाबला करना है तो आपको भी उसके साथ रेस में भागना पड़ेगा। आप सोचो बिना भागे उससे मुकाबला कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सबसे पहला ड्रॉबैक था CBS का ना होना। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक फैसिलिटी ना दे पाना। फैसिलिटी ना दे पाने का मतलब आज के डेट में जितने भी आपको पता है हमारा देश युवा प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ बिजनेस करने वाले भी ज़्यादातर युवा हैं, जॉब करने वाले भी युवा हैं ज़्यादातर करने वाले। युवा को क्या है, सब कुछ चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजी का, यानी सब कुछ चाहिए अप टू डेट। लेकिन अगर आप सहकारी बैंक में जाएं, आज भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना प्राइवेट बैंक और PSU बैंक भी बहुत अच्छे अपने आप को अपडेट करके ले गए, लेकिन सहकारी बैंक अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। चाहे मेरे को डीमैट अकाउंट खोलाना हो, चाहे मेरे को NEFT RTGS कराना हो, चाहे मेरे को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, चाहे मेरे को आपका LF लेना हो, चाहे जो भी बैंकिंग सर्विस जो मैं एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ, जो मैं किसी प्राइवेट या PSU में जाके वन स्टेप में ले सकता हूँ, चाहे मैं POS मशीन लेना चाहूँ, चाहे मैं QR कोड लेना चाहूँ, इतनी सारी फैसिलिटी जब मैं वो लेना चाहता हूँ वो सहकारी बैंकों के पास अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल का मतलब उतनी फास्ट रिस्पॉन्स नहीं है जितना मेरे को दूसरे बैंक मिल जाएंगे। आज भी वो पुराने नियमों से चल रहे हैं, आज भी वही उनकी मेंटेलिटी है कि भाई अकाउंट खोल रहा है, 6-6 दिन में अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत थी। जैसे आज सारे बैंकों ने इतना अग्रेसिवली काम करा, उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपका अकाउंट आपके घर आके ओपन कर देंगे। अब आप सोचिए, और एक तरफ आप वहाँ जा रहे हैं, 7-7 दिन लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चेंज आएगा। आज हम उस देश में बैठे हैं जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा होता है, वर्ल्ड का। तो हम उस देश में उम्मीद कर रहे हैं कि हमें QR कोड मिलेगा, तो मिलेगा कैसे। जिला सहकारी बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी उपस्थिति दर्ज ही नहीं करा पाई। यानी जहाँ हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट में कई सारे बैंक शो होते हैं, तो उसमें वो बैंक शो ही नहीं हो पाए। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि हम लोग को कार्ड से पेमेंट करने हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट करने हैं। अगर लिस्ट में उस बैंक का नाम ही नहीं आएगा तो उस बैंक से सर्विसेज कौन लेगा। अग्रेसिवली लोन देने के लिए भी सहकारी बैंक बहुत आगे नहीं आ पाए। यानी जिसमें कहा जाए कि बैंकों से लोन दिया जाए वो अच्छी इंडस्ट्री को दिया जाए, अच्छे बिजनेसमैन को दिया जाए, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कमी देखी गई, जिसके कारण फैसिलिटी सही ना मिल पाने के कारण भी सहकारी बैंक उतने डेवलप नहीं हो पाए जितने डेवलप हो जाने चाहिए थे। जितनी सपोर्ट उनको सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट से मिली, उसके बावजूद सहकारी समितियां, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं डेवलप कर पाए। दूसरा ये हुआ। तीसरा, सहकारी समितियां बनाने का पर्पस था लोकतांत्रिक स्थिति को मजबूत करना, क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष होता था वो चुनावी प्रक्रिया से होता था। उसमें प्रॉपर एनुअल जनरल मीटिंग्स होती थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती थी, आपस में सब समाज के लोग सुझाव उसमें देते थे, लोग आमंत्रित किए जाते थे, लोगों से मिलना जुलना होता था। लेकिन यहाँ पे राजनीति ज़्यादा हावी हो गई। जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बनाया गया था, उस प्रक्रिया के जगह लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, मीटिंग में जाना कम कर दिया, सुझाव देना कम कर दिया, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। इन्होंने, बैंक वालों ने पार्टी से मिलना बंद कर दिया, पार्टी से बीच में जाना बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि भाई ये बैंक एक स्पेसिफिक लिमिटेशन का बैंक है, वो इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मैं आज किसी सहकारी बैंक की बात करूँ, उससे कहूँ कि भाई इतना बड़ा मुझे लोन दे दे, तो वो शायद इतनी समर्थ नहीं होगी कि वो बहुत बड़ा लोन मुझे दे पाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आई, जिसके कारण सहकारी बैंक डेवलप नहीं कर पाए। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, ये मैं आपकी स्क्रीन पर जितनी भी लिस्ट दिख रही है आप देखेंगे, इसमें सब के ऊपर कितनी पेनल्टी RBI द्वारा लगाई गई, कितने सारे सहकारी बैंक पेनल्टी लगने के बाद बंद कर दिए गए। ये पूरी लिस्ट है, ये RBI की साइट पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और आप देखिए लाइन लगा के सारी सोसाइटीज़ हैं, सारी आपकी समितियां हैं, जिसमें पेनल्टीज प्रोविज़न बहुत हैवी लगाया गया। 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक की पेनल्टी लगाए गए।
क्योंकि वो आरबीआई के नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। आरबीआई जिस नियम को चाहता था, जिस स्पीड से रेगुलेशन से चाहता था, वो समिति उसको फॉलो नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण सहकारी समितियां कहीं ना कहीं मुश्किल में आ गई। और पेनल्टी प्रोविजन अभी भी हमने महाराष्ट्र में सुना था, पुणे में सहकारी बैंक बंद हो गया। हमने यस बैंक की भी कहानी सुनी। हमने कई सारे ऐसे, जो अभी हमने एमपी में भी एक बैंक की, सहकारी बैंक की स्थिति सुनी जहाँ पे उनके पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो ऐसे कई सारी स्थिति हैं। ये स्थिति तभी आती है जब आप अपने नियमों को फॉलो ना करें और डाइवर्जन ऑफ फंड ना करें। आप जिस पर्पस के लिए हैं उस पर्पस को ही फुलफिल करें, और उस पर्पस के अलावा कहीं पे भी जाएंगे तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये सहकारी बैंक के फ्लॉप होने की सबसे ज़्यादा सिचुएशंस थी, जहाँ पे सारे क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए। और सारे नियम फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं ये हम सबको पता है। सहकारी बैंक को स्ट्रॉन्ग करना है और इतना बड़ा लार्ज नेटवर्क होने के बाद करना है, तो सबसे पहला सजेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आप रेस में सबसे पीछे हैं, आप बिना लड़े ही हार गए। टेक्नोलॉजी चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे एक ये ड्रॉबैक बहुत बड़ा आया। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी अगर अपडेट होती है, थोड़े नए स्टाफ रिक्रूट करे जाते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अच्छे इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि बिना औजारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बिना हथियारों से। तो आपके पास अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट ये अपग्रेडेड नहीं होंगे तो आप शायद उस रेस में दौड़ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को सुधार करने की ज़रूरत है, और सहकारी समितियाँ तभी आगे डेवलप भी हो पाएंगी और ये प्रोग्रेस कर भी पाएंगी। तो सहकारी समिति की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको भी लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या जो बैंक में इतनी प्रॉब्लम आई और आपने भी कभी फेस करी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।